हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर 10। सो एज प्रॉमिस्ड, इस लेक्चर में मैं कुछ पुराने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे जेई में, वी विल डिस्कस देम, फ्यू ऑफ देम। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप कर लोगे तो आपके बहुत सारे इनके बेसिस पे कई सारे एक क्वेश्चन से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपके कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, है ना। तो फॉर बेटर कंसेप्ट बिल्डिंग आपको ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पुराने जेई के, एक एक करके आराम से धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 1980 जेई का एक क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि दो फिगर हैं, एक में ए बी सी ट्राइंगल है और एक में डी ई एफ जी, दिस इज एफ। फिर कह रहा है कि बी सी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एक्स, मतलब दिस बी सी एंड दिस ई एफ आर एक्स डायमेंशन। सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू डी ई, तो ये पूरा डायमेंशन इज वाई, ठीक है। फिर कह रहा है स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट A, यहां से आप किसी एक ब्लॉक को रिलीज करते हो, ठीक है। इट स्लाइड्स डाउन AC एंड रीचेस C विथ अ स्पीड VC, जब यहां पहुंचता है तो इसकी स्पीड इस तरफ VC होती है, ठीक है। यहां पे रेस्ट से इसको छोड़ दिया गया। द सेम ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट D, इट स्लाइड्स डाउन DGF एंड रीचेस पॉइंट F विथ VF। अब यहां पर वेलोसिटी इस केस में VF है। The coefficient of kinetic friction between block and both the surfaces is mu, मतलब यहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है म्यू का, ठीक है। तो अब कह रहा है यहां पर भी रेस्ट से रिलीज किया गया, तो VC और VF निकालना है हमें। VC एंड VF इज इक्वल टू व्हाट, ठीक। तो सबसे पहले ये एंगल कुछ मान लो आप, लेट दिस एंगल बी θ1, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, केस 1 पहले ले लो, केस 1, ठीक है, पहला केस। वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन ए एंड सी, ठीक। तो क्या लिखोगे आप, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय सूडो प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी, ठीक है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ये वाला टर्म आपका जीरो है, ये भी टर्म जीरो है, ये नॉन जीरो है, बाकी सारे नॉन जीरो हैं। अच्छा, इस केस में अगर आप एफ बी डी बनाओ किसी भी मोमेंट पे, तो इस पे एम जी का भार नीचे होगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, इधर ये किसी मोमेंट v से चल रहा है, तो फ्रिक्शन इस पे म्यू एन की तरफ पीछे लगेगा, ठीक है। तो अब mg को रिजॉल्व कर लो, दिस इज योर एंगल θ1, इफ दिस इज योर θ1 सो दिस इज ऑल्सो θ1, तो ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी mg cos θ1, ठीक है। और इधर की तरफ mg sin θ1 हो जाएगा, दिस इज mg sin θ1। तो इक्वेशन बन जाएगी इसकी, n इज इक्वल टू mg cos ऑफ θ1, और जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज म्यू एन इज इक्वल टू म्यू mg cos ऑफ θ1, ठीक है। इतना तो क्लियर है हमें। अब ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव को आप लिखोगे, तो वापस से ब्लू कर लेते हैं। सबसे पहले वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो इज इक्वल टू म्यू एन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, AC है, ठीक है, और एंगल कितना है 180। अब इसको आप लिख दो म्यू mg cos θ1 AC -1, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव अपना आ जाता है म्यू mg cos θ1 टाइम्स AC। अब AC cos θ1 इज व्हाट, BC, ठीक है।
माइनस म्यू एम जी ए सी कॉस ऑफ थीटा वन। तो इसको लिखो वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी, ए सी कॉस थीटा वन को आप लिख सकते हो बी सी, और जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको x। ठीक है, तो वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव आपका माइनस म्यू एम जी एक्स हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन आ गया। अब आते हैं डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई। तो डेल्टा के ई कैसे लिखोगे आप? डेल्टा के ई तो बहुत सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज व्हाट? हाफ एम वी सी स्क्वायर माइनस इनिशियली कितना है? हाफ एम जीरो का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब डेल्टा पी लिख लो आप। तो ये भी हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो अगर इसको रेफरेंस ले लो नीचे वाले को पी के लिए, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? एम जी एच, एच इज व्हाट? वाई। ठीक है, तो अब इक्वेशन अपनी बनती है कि वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई। ठीक है, तो माइनस म्यू एम जी एक्स बराबर हाफ एम वी सी स्क्वायर माइनस एम जी वाई। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो एम हर तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी वाई माइनस म्यू जी एक्स। ठीक है, तो वी सी की वैल्यू हो जाएगी टू जी वाई माइनस क्यू म्यू जी एक्स का अंडर रूट। ये मेरा वी सी हो गया। ठीक है, ये एक पार्ट निकल गया। अब दूसरे में निकालना है हमें वी एफ क्या है। तो वी एफ के लिए देखो सेम वर्क एनर्जी थ्योरम यहां भी अप्लाई करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा केस टू, अब लेते हैं केस टू। तो यहां पर भी यही आएगा वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू वर्क डन बाई डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई। ठीक है, सबसे पहले वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव निकाल लेते हैं डब्ल्यू एफ आर। इस केस में दो एंगल है, यहां से यहां तक का एंगल आप थीटा टू मानो और यहां से यहां तक का एंगल थीटा थ्री मानो। ठीक है, सो फॉर डी जी, तो डब्ल्यू एफ आर को आप लिख दो डब्ल्यू एफ आर डी जी प्लस डब्ल्यू एफ आर जी एफ। ठीक है, दिस इज डी जी। इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, यहां से यहां तक का वर्क डन और यहां से यहां तक का वर्क डन। तो डी जी प्लस जी एफ लिख लो इसे। ठीक, अच्छा, वर्क डन डी जी क्या हो जाएगा? सिंपली आपका म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा टू इंटू ये लेंथ डी जी इंटू कॉस 180 और प्लस सिमिलरली ये वाला कितना हो जाएगा? म्यू एम जी कॉस थीटा थ्री इंटू जी एफ इंटू कॉस ऑफ 180। ठीक है, तो कॉस 180 माइनस म्यू एम जी बाहर ले लो आप, ब्रैकेट में बचेगा डी जी कॉस ऑफ थीटा टू प्लस जी एफ कॉस थीटा थ्री। अच्छा, देखो ध्यान से इस फिगर में डी जी कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये वाली लेंथ, मतलब इसको अगर मैं ई बोल दूं, सॉरी ई नहीं एच, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज एच। और यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आई। सो डी जी कॉस थीटा टू इज एच जी। ठीक है, दिस इज एच जी।
प्लस GF cos थीटा 3, GF cos थीटा 3 is what? IF. और ध्यान से देखो इसकी वैल्यू हो जाती है Hg प्लस IF, आपका फिर से बेस के बराबर हो गया, मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू EF, और जिसकी वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी है? x। ठीक है, ठीक। तो ये मेरा वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव हो गया। अब सिंपली मुझे डेल्टा के ई लिखना है, तो डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी तो पिछले बार की तरह सेम ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी आप लिख लो हाफ m VF का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 0 माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इनिशियली? mgy। ठीक है, तो ये एज इट इज आप लिख लो। तो आपका इक्वेशन बनेगा वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई। ठीक है, तो माइनस म्यू एम जी एक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस एम जी वाई। ठीक है, अब आ जाएगा एम एम कैंसिल हो जाएगा फिर से, तो हाफ वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस गोज देयर, तो ये हो जाएगा आपका जी वाई माइनस म्यू जी एक्स, तो वी एफ की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2GY माइनस 2 म्यू जी एक्स। और पहले देखो, पहले भी यही आया था, तो आपका VC और VF इस तरह से कैलकुलेट होगा और दोनों सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू ब्लॉक्स A एंड B आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई ए स्ट्रिंग एंड ए स्प्रिंग। ये एक स्ट्रिंग दिख रही है आपको, इससे अटैच एक स्प्रिंग है और ये ब्लॉक A है। ठीक, फ्रिक्शनलेस पुली है। ब्लॉक B स्लाइड्स ओवर द हॉरिजॉन्टल टॉप सरफेस ऑफ स्टेशनरी ब्लॉक C, ये स्टेशनरी है। एंड ब्लॉक A स्लाइड्स अलोंग द वर्टिकल साइड ऑफ C। ठीक है, विद द सेम यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब जिस V से ये चल रहा है उसी V से ये भी चल रहा है। वेरी गुड, बोथ विद द सेम यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन इज 0। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेज ऑफ ब्लॉक्स, हर जगह फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इक्वल टू 0.2 है, मतलब यहाँ भी 0.2 है, यहाँ पर भी 0.2 है। ठीक है, द फोर्स कांस्टेंट इतना दिया। इफ मास ऑफ ब्लॉक ए इतना है, कैलकुलेट ऑफ मास ऑफ ब्लॉक बी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले तो आप न्यूटन्स लॉ में जो करते थे फ्रिक्शन के चैप्टर में, पहले एफबीडी बनाओ सबकी। ठीक है, तो ब्लॉक ए की हमने एफबीडी बना ली सबसे पहले। इसमें ऊपर की तरफ टेंशन टी होगा, नीचे की तरफ mg होगा। मान लिया ये नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ देता है। ठीक है, तो अब देखो ब्लॉक इस पे स्लाइड कर रहा है, कोई साइडवेज मूवमेंट नहीं है, तो n की वैल्यू तो फर्स्ट 0 हो जाएगी। ठीक है, और मान लेते हैं कि कुछ फ्रिक्शन भी लग रहा है ऊपर की तरफ Fr, क्योंकि n 0 है और स्लाइड कर रहा है तो Fr की वैल्यू म्यू n होगी, दैट इज इक्वल टू 0, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, क्योंकि n 0 है। तीसरा, इस डायरेक्शन में a की वैल्यू 0 होगी, तो mg माइनस टी माइनस Fr इज इक्वल टू ma लिखते हो, तो ये a ही 0 है, तो बचेगा mg माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो mg की वैल्यू t हो जाएगी। ठीक है, mg की वैल्यू t हो गई। अब आपको ब्लॉक ए का मास दिया हुआ है, तो टेंशन आप इजीली निकाल सकते हो, 2 इंटू 9.8। ठीक है, 2 इंटू 9.8, या आप इसको 10 ले लो कैलकुलेशन इजी रखने के लिए। ठीक है, तो 20 न्यूटन का टेंशन हो गया। अब स्प्रिंग में 20 न्यूटन का टेंशन है, मतलब उसमें एक्सटेंशन कितना होगा? एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, एक्सटेंशन इन
स्प्रिंग, ठीक है, ये कुछ स्प्रिंग है आपकी, इसमें टेंशन T है अगर, तो T की वैल्यू क्या होती है kx, x की वैल्यू क्या होगी T बाई के, तो T हो जाएगा 20 अपॉन K कितना है 1960, ठीक है। दिस इज योर एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। एनर्जी स्टोर्ड आपको निकालनी है, तो एनर्जी कैसे निकलेगी, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ आपको के पता है 1960 इंटू एक्स स्क्वायर कर दीजिए, 20 अपॉन 1960 का स्क्वायर, यू कैन फाइंड आउट इट इन जूल। अच्छा, एक पार्ट और आपसे पूछा था कि मास ऑफ ब्लॉक बी क्या है, तो देखो ब्लॉक बी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो पहले उसकी एफबीडी भी बना लो। इसमें तो सिंपली इसकी तरफ एक टेंशन टी है, इधर फ्रिक्शन लगेगा, Fr1 बोल देते हैं इसे, और इधर की तरफ एक्सीलरेशन a है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, या इसको भी a ही मानो उसका a तो इसका a, ठीक है। a इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू Fr1, अब ये इसका mg हो गया और ये इसका n1 हो गया, Fr1 इज इक्वल टू म्यू n1 इज इक्वल टू म्यू mg, ठीक है। तो t की वैल्यू हो गई म्यू mg, m की वैल्यू हो जाएगी t अपॉन म्यू जी। टेंशन आपने निकाल रखा है, वही टेंशन होगा जो स्प्रिंग में है, वही टेंशन यहाँ T है, वही टेंशन यहाँ T है, वही टेंशन यहाँ T है, ठीक है। तो टेंशन आपने कितना निकाला है 20 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 10, जी की वैल्यू 10 है और म्यू की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में इज 0.2। तो ये सिंपल सा आपका हाउ मच इज दिस 10 kg, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन से आप कितने इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना सकते हो पार्ट वाइज, एक कॉम्प्रिहेंशन के रूप में अगर ये दे दिया तो आपसे पूछ सकता है यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पर नॉर्मल कितना लग रहा है, बोथ आर 0, एक्सीलरेशन पूछ सकता है, राइट। तो पूरी मैकेनिक्स आप इसकी एनालाइज कर लो एफबीडी बना के एंड देन यू कैन आंसर एवरी क्वेश्चन। तो अगर आप इसको इजिली आपने एफबीडी ड्रॉ कर ली तो ये 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। A 0.5 kg block slides from point A on a horizontal track with initial speed of 3 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड दी है, टूवर्ड्स अ वेटलेस हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये पूरा 1 मीटर है, ठीक है। एंड फोर्स कांस्टेंट k की वैल्यू आपको दी है दैट इज 2 न्यूटन पर मीटर। द पार्ट ए बी ऑफ ट्रैक इज फ्रिक्शनलेस, ओके, एंड पार्ट BC हैज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, BC में स्टैटिक और काइनेटिक दोनों फ्रिक्शन दिए हुए हैं, तो BC के लिए म्यू एस की वैल्यू 0.22 है और म्यू के डायनेमिक कोफिशिएंट जो है दैट इज 0.2, ठीक है। इफ द डिस्टेंस AB एंड BD आर 2 मीटर एंड 2.14 मीटर, मतलब कि ये 2 मीटर है, दिस इज 4 मीटर और ये 1 मीटर है, ठीक है। ये तो 1 मीटर मैंने नीचे ड्रॉ कर रखा है इसे, नो नीड टू ड्रॉ इट अगेन। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच ब्लॉक मूव्स बिफोर इट कम्स टू रेस्ट कंप्लीटली, ठीक है। तो देखो क्या होगा क्वेश्चन में, ये u से चल रहा है, ये पार्ट फ्रिक्शनलेस है, तो यहां पर जब पहुंचेगा b पे तब भी इसकी वेलोसिटी u ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी खाता जाएगा b से d के पार्ट में, और फिर d से c के फर्दर पार्ट में फ्रिक्शन भी खाएगा और अगेंस्ट ये स्प्रिंग भी काम करेगा, तो एक पॉइंट x एक्सटेंशन पे जाके ये मोमेंटरली स्टॉप होगा, ठीक है।
मान लिया ये x चलता है यहां से और यहां पे जाके रुक जाता है ब्लॉक मोमेंटरीली, ठीक। तो सबसे पहले ये x निकालना है हमें, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं दिस इज f पॉइंट, मतलब फाइनल पॉइंट। तो वर्क एज्यूम मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग is x and that point is f। तो ब्लॉक मोमेंटरली तो रुकेगा, मैक्सिमम कंप्रेशन पे जाके वेलोसिटी जीरो होती है। सो एट f v इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ब्लॉक विल मोमेंटरली स्टॉप। अब इसके बाद ये वापस जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहीं तक की कहानी पहले चेक करते हैं x निकाल के। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन a एंड f, ठीक है। तो वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन सूडो इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई, ठीक है। ऑल राइट, वर्क डन एक्सटर्नल आपका जीरो है, नॉन कंजर्वेटिव है, सूडो भी जीरो है। व्हाट इज वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव, लिखते हैं एक करके। बी से डी में स्लाइड हो रहा है, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन बाई एफ आर इन बी डी प्लस वर्क डन बाई एफ आर इन डी एफ। एफ तक जा रहा है ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ब्लॉक की किसी भी मोमेंट पे एफबीडी बनाओगे तो नॉर्मल ऊपर लगेगा, एमजी नीचे लगेगा, एफ आर ऊपर पीछे लग रहा होगा, ठीक है। तो एफ आर की वैल्यू हो जाएगी म्यू एन इज इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है। तो ये माइनस टाइम्स म्यू एम जी, या आप कॉस करके पहले लिखना चाहते हो बेसिक से तो राइट, फ्रिक्शन कितना है दैट इज म्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, देखो यहां पर दोनों स्टैटिक और काइनेटिक दोनों दिया हुआ है, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो काइनेटिक लगेगा। तो यू हैव टू राइट म्यू के एम जी इंटू बी डी इंटू कॉस 180, और प्लस इसमें भी यही होगा म्यू के एम जी इंटू डी एफ कॉस 180। तो सिंपली बी डी की वैल्यू कितनी दी है आपको 2.14, सो दिस इज माइनस म्यू के एम जी 2.14 प्लस एक्स, ठीक है। इतना वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव हो गया। अब डेल्टा के ई लिख लेते हैं, तो डेल्टा के ई फाइनल हो जाएगा जीरो माइनस के ई इनिशियल, तो दिस इज जीरो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो जीरो माइनस हाफ इंटू व्हाट इज एम, लेट्स लीव इट एज एम, एंड वी स्क्वायर की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। हाफ एम इंटू 3 इज गिवन राइट, हाँ 3 दिया हुआ है। तो दिस इज माइनस 9/2 एम, ठीक। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ पर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, सेम लेवल पे है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस इनिशियल, स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं था, जीरो हो जाएगा। तो ये बेसिकली हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। के की वैल्यू भी दी है आपको आई गेस, के इज 2, सो राइट इट एज 2, सो दिस इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस
इक्वेशन में पकड़ के डाल दो सारी चीजें, पुट इन फर्स्ट, तो आएगा आपका वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई। ठीक है, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव हमने कितना निकाला है, माइनस म्यू के एम जी इज इक्वल टू माइनस 9/2m प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप यू कैन सॉल्व फॉर एक्स, बाकी सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं। ठीक, तो अब क्या होगा, इस पोजीशन पे ब्लॉक आके रुकता है, यहां से एक्स का कंप्रेशन होता है। अब यहां पे रुका रहेगा कि वापस पलट के जाएगा, आपको कैसे चेक करना होगा उसका तरीका मैं बताता हूं। एट दिस पोजीशन, एट ये वाली पोजीशन का नाम एफ रखा था हमने, एट एफ कैलकुलेट रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग की। वो कितनी हो जाएगी, के एक्स लगेगा इधर, क्योंकि इसने कंप्रेस किया तो इसको बाहर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, के एक्स कितनी होगी, जो आपने एक्स निकाला, तो के कितना है आपका, के दिया है क्वेश्चन में, राइट, के क्वेश्चन में दिया है, तो एफ एस की वैल्यू के एक्स हो जाएगी। अब आपको पता करना होगा कि फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है, अवेलेबल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपका मोमेंट देखो, रिस्टोरिंग फोर्स इस पे के एक्स जब इधर की तरफ लगेगा तो इसकी टेंडेंसी इधर जाने की होगी, तो फ्रिक्शन इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। के एक्स अगर इसका इधर लग रहा होगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन स्टैटिक, अवेलेबल फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। ठीक है, अब इफ अगर म्यू एस एम जी आपका के एक्स से बड़ा है, मतलब अवेलेबल फ्रिक्शन ज्यादा है रिस्टोरिंग फोर्स से, देन ब्लॉक विल स्टॉप हियर। ठीक है, ब्लॉक विल नॉट मूव, और यही पोजीशन आपकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चेक करना, मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर आएगा, नहीं आएगा तो फिर से ये वापस जाएगा। ठीक है, इफ म्यू एस एम जी is less than kx, then block will again move। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी चेक करना, x पहले आप निकालोगे, देन फाइंड kx निकाल लो, रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, देन यू फाइंड आउट द अवेलेबल फ्रिक्शन दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एम जी, और अगर म्यू एस एम जी ज्यादा होगा तो ब्लॉक यहीं पर कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। तो इस केस में, इस केस का आंसर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय ब्लॉक, वो कितना हो जाएगा इस केस में, और इस केस में हो जाएगा ए बी प्लस बी डी प्लस डी एफ। ठीक है, ए बी प्लस बी डी प्लस डी एफ। ठीक, और अगर वापस जाएगा तब आपको फाइंड करना होगा उस, ये फ्रिक्शन, ये फोर्स की वजह से वो स्टार्ट मूव करेगा और इस पे फ्रिक्शन लगना शुरू होगा, जब मूव कर जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन वापस से आ जाएगा, तो कितने दूर जाके काइनेटिक फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी पूरी की पूरी खा जाएगा। ठीक है, तो वो डिस्टेंस फर्दर आएगी। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर ये वाला केस बनता है कि ब्लॉक यहीं पे रुक जा रहा है, देन दिस इज योर आंसर। अगर नहीं बनता है तो फाइंड आउट कि वापस कितने दूर पे जाके रुकता है। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो प्लीज आप एक बार खुद से भी ट्राई करना इसे। आगे चलते हैं हम लोग और पढ़ते हैं ये क्वेश्चन। A string with one end fixed on a rigid wall passing over a fixed frictionless pulley, ये pulley frictionless है, at a distance 2 meter from the wall
हैज अ पॉइंट मास m ऑफ 2 kg अटैच टू इट एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द वॉल। कह रहा है कि ये स्ट्रिंग में यहाँ बीच में एक मास अटैच कर दिया, पॉइंट मास, जिसका कि m मास है, और ये यहाँ से 1 की दूरी पे है, यहाँ से भी 1 की, टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है। फिर वही स्ट्रिंग दूसरे एंड से पुली से पास करके जाती है, जहां पर इसमें एक छोटा मास 0.5 kg अटैच किया गया है, मतलब ये मास ज्यादा है 2 kg और ये छोटा है 0.5 kg। फिर कहता है सिस्टम को इनिशियली रेस्ट पे रखा जाता है कि स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल रहे, है ना। अब इसको रिलीज कर दिया जाता है रेस्ट से। व्हाट विल बी द स्पीड विद विच पॉइंट मास m विल हिट द वॉल व्हेन द सिस्टम इज रिलीज। जब आप इसको रिलीज करोगे तो सबसे पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि होगा क्या। तो होगा ये दोस्त कि ये बास छोटा है और ये भारी है, तो ये डोमिनेट करेगा, तो ये वाली स्ट्रिंग स्लैक करेगी, ठीक है। स्लैक करेगी तो ये सर्कुलर मोशन करेगा यहाँ से ऐसे, और इस पे वॉल पे ऐसे हिट कर देगा। यहाँ पे कुछ उसकी वेलोसिटी v होगी, वही आपको निकालनी है। और ये वाली स्ट्रिंग अगर आप लो तो इस पे इस एंड पे भी मास अटैच है, इस एंड पे भी मास अटैच है, तो इसमें हम टेंशन बना रहेगा, दिस विल बी टेंशन T, ठीक है। ये स्ट्रिंग स्लैक करेगी और ये टॉट रहेगी, मतलब इसमें टेंशन होगा क्योंकि इसके दोनों एंड पे मास अटैच हैं, और ये वाली कुछ इस तरह से C आके गिरेगा यहाँ पर, ठीक है। तो फिर ये B वाला सिरा आपका मैच हो जाएगा इससे, ठीक है, कुछ इस तरह से। थोड़ा डार्क हो गया है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ठीक है, तो आप इस चीज को देखो कि ये स्ट्रिंग तो टाइट है, ठीक है, और ये यहां से गिर रहा है, तो जब ये हिट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी v है, और ये स्ट्रिंग इस तरह आ रही है। अगर ये स्ट्रिंग टाइट है तो जो इस एंड की वेलोसिटी होगी स्ट्रिंग के अलोंग इस पॉइंट की, सपोज दिस इज योर एंगल थीटा, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने रिलेटिव मोशन में किया हुआ है। ये एंगल थीटा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से इस, थोड़ा सा इसको नीटली ड्रॉ करो तो बेहतर समझ में आएगा। जस्ट अ मिनट, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। This is your V, and this is your theta. If this is your theta, this is also your theta, ठीक है। तो this is your V cos theta, और अगर ये मास ये V cos theta से चल रहा है, ये वाली डायरेक्शन स्ट्रिंग के अलोंग, तो ये भी V cos theta से ही चलेगा, ठीक है। ये मेन था क्वेश्चन का, इसको आपको समझ में आना चाहिए। देखो ये स्लैक करके स्ट्रिंग ऐसे गिरेगी, यहाँ पे V से हिट करेगा। अब क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग जो है ये टाइट है थ्रू आउट, तो हर पॉइंट की इसकी वेलोसिटी सेम होगी। तो ये वाला पॉइंट जो है इस स्ट्रिंग पे है, उसकी वेलोसिटी v है, और इस स्ट्रिंग पे भी है, तो इस स्ट्रिंग के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा दैट इज v cos थीटा। तो v cos थीटा अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी v cos थीटा ही होगा, ठीक। और ये इस मोमेंट पे नहीं होगा, ये तब तक कुछ ऊपर चढ़ चुका होगा, तब तक कुछ ऊपर चढ़ चुका होगा, इस मोमेंट पे इसकी v cos थीटा होगी, ठीक है। तो कुछ ये h हाइट ऊपर चढ़ चुका होगा, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट अंडरस्टैंडिंग का। अब डायमेंशंस में खेलना है। ये आपका 1 मीटर दिया है तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो cos थीटा आप लिख सकते हो, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, लेट्स सपोज ये ए बी, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज एज
C मान लेते हैं, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो √5 हो गया। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2/5, 2/√5। ठीक, तो अब अपने को क्या करना है, हमने क्या क्या निकालना है, हमें स्पीड भी निकालनी है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगा दीजिए सिस्टम की, वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं सिस्टम की, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय सूडो इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई। ठीक है, एक्सटर्नल आपका ज़ीरो है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो इट इज ऑल्सो ज़ीरो, और सूडो भी ज़ीरो है, तो आता है आपका इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो डेल्टा ई की वैल्यू 0, मतलब ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। ठीक है, पहले भी हम लोग ये चीज़ देखे हैं कि के ई इनिशियल प्लस पी इनिशियल इज इक्वल टू के ई फाइनल, या आप इसको ऐसे लिखो, हम लोग ज़्यादा अच्छा तरीके से लिखते हैं कि डेल्टा के ई माइनस प्लस डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। अब एक एक टर्म लिख लो अलग से, व्हाट इज डेल्टा के ई सिस्टम का, दिस इज, इसका पहले 0 था, बाद में v हो गया, तो इसके लिए लिख लो डेल्टा के ई इज इक्वल टू हाफ m, ये बड़ा वाला m है, हाफ m v स्क्वायर माइनस 0, प्लस दूसरे वाले ब्लॉक का लिखो, दूसरे वाले ब्लॉक का बाद में वेलोसिटी v cos थीटा है, पहले 0 है। ठीक है, हाफ m v cos थीटा का स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपकी डेल्टा के ई आ गया, इज हाफ m is what, how much is m, capital M is 2 kg प्लस हाफ, ये 0.5 है, इंटू v cos थीटा इज 2/√5 का स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इंटू 4/5 इंटू 4। ठीक है, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 5, 6v स्क्वायर बाई 5। ठीक, अब डेल्टा पी लिखते हैं। देखो, रेफरेंस आप कुछ भी लो, क्योंकि डेल्टा लिख रहे हो, तो जो इसका पॉइंट वहां से ये वाला, ये ऊपर से जा रहा है नीचे, एक एक यूनिट की डिस्टेंस ही नीचे चला जाता है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, -mgh, डेल्टा पी निकाल रहे हो आप। ठीक है, हम लोगों ने लिखा डेल्टा पी को माइनस एम जी इंटू ए सी। ठीक है, पहले ब्लॉक के लिए, प्लस दूसरे ब्लॉक का क्या हो रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक बढ़ जा रहा है, ये h हाइट हमें नहीं पता है। ठीक, इसको h2 बोल लो, h1 की वैल्यू 1 है। अब देखो, ये स्ट्रिंग जो थी उसकी लेंथ तो कांस्टेंट है, मतलब कि DBC। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग DBC इज कांस्टेंट। तो पहले कितनी थी, पहले थी DB प्लस BC, पहले थी ये वाली दूरी प्लस ये h प्लस ये वाली दूरी, इस पॉइंट को हम लोग कुछ ले लेते हैं, अगर इसको हमने C माना है, ब्लॉक D है ये, ओके, ये C ब्लॉक, ये वाला पॉइंट था, तो इसको C ना बोल के हम लोग कुछ और बोल देते हैं, E, लेट्स कॉल इट एज E, तो इसको भी E मानना पड़ेगा। ठीक है, C यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने E, और इसको F मान लेते हैं। तो
h जो आएगा ये कैसे निकलेगा कि ये वाली स्ट्रिंग जो है दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग DBC इज कांस्टेंट, ठीक है। इसको मैं यहां लिखता हूं बगल में ही, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग DBC इक्वल टू कांस्टेंट। तो पहले कितनी थी, पहले थी D से B या D से F प्लस F से B प्लस B से C, बाद में कितनी है F से B प्लस B से E, ठीक है। एफ बी कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज डी एफ हमें निकालना है H2 प्लस बी सी कितना है, बी सी आपने निकाला था, दिस इज नॉट ए सी दिस इज बी सी, वेरी सॉरी, बी सी की वैल्यू √5 है और बी कितना है, सॉरी लेट मी राइट इट एज बी सी इज 1 and BE, this is BE, BE is √5, this is not BC, this is BE, please correct it, टाइपो एरर है ये, हाइपोटेनियस से मेरा मतलब था, दिस इज BE, ठीक है। तो पहले हमने इसको C मान लिया था इस पॉइंट को, तो इसको BC लिखा था, पर ये BE है। तो H2 की वैल्यू हो जाएगी √5 - 1। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी, प्लस में mgH2, ठीक है, mgH2 प्लस mgH2, तो ये हो जाएगा माइनस mg, व्हाट इज AE, व्हाट इज AE इज 1 प्लस mg, व्हाट इज H2, √5 - 1। तो यहां से आपका डेल्टा PE आ गया। स्टेप बाय स्टेप लिखो, सारी चीजें चलती चली आएंगी। ये डेल्टा KE आ चुका है। अब आप अपना फंडा लगा दो कि डेल्टा KE प्लस डेल्टा PE इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सा आ जाएगा 6v² / 5 माइनस mg प्लस mg, ये स्मॉल m होगा और ये कैपिटल M होगा, ठीक है। √5 - 1 इज इक्वल टू 0। तो आप यहां से सॉल्व फॉर v, ठीक है। दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसमें अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी ज्योमेट्री सॉल्व करनी है, बाकी है नहीं कुछ इस क्वेश्चन में। वर्क एनर्जी थ्योरम का सिंपल सा एप्लीकेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी इस टाइप का प्रॉब्लम किया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, इनफैक्ट जो प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट होता था। तो क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ पॉइंट O बाय एन इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। ये पॉइंट यहाँ से सपोर्ट L लेंथ की स्ट्रिंग से इस पार्टिकल को बांध दिया गया, फिर इसे u वेलोसिटी से छोड़ दिया जाता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए। A vertical line AB is at a distance L/8 from O, ये L/8 पे एक लाइन AB दी हुई है उन्होंने, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u इज इम्पार्टेड टू द पार्टिकल, इसको u की वेलोसिटी इम्पार्ट की जाती है, तो ऑब्वियसली ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। एट सम पॉइंट इट्स मोशन सीजेस टू बी सर्कुलर एंड इवेंचुअली द ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू लाइन AB। तो इस टाइप का हम लोगों ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखा था कि ये किसी एंगल पे जाके स्लैक कर जाती थी स्ट्रिंग, और यहां के बाद पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता था, ठीक है। एट द इंस्टेंट ऑफ क्रॉसिंग लाइन AN, दिस इज नॉट AN, दिस इज AB, कह रहा है कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जब यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, उसके बाद जब AB क्रॉस करता है, व्हेन इट क्रॉसेस AB इट्स वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। इसको, ये सर्कुलर लगना चाहिए, इसको थोड़ा ढंग से बनाओ। ठीक, तो जब यहां तक आएगा, यहां पे ये एंगल थीटा मान लेते हैं,
इसके बाद जब वापस ए बी क्रॉस करता है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होती है। इसका कहने का मतलब वेलोसिटी आपकी हॉरिजॉन्टल कब होती है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। और वो कब आता है? रेंज के आधे दूरी पे। तो अगर आप यहाँ से इस प्रोजेक्टाइल को मान लो कि ये स्टार्ट कर रहा है अपना प्रोजेक्टाइल, ठीक है, कुछ यूं, तो इस मोमेंट पे जाके इसकी वेलोसिटी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होगी। और ये एंगल, इफ दिस इज योर थीटा, then you can find out this is 90 minus theta, so this is also theta. Just a minute, let me draw. ये v cos अल्फा, इसको अल्फा मान लेते हैं हम लोग। अभी अल्फा और थीटा में रिलेशन भी लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज v। तो ये पॉइंट अगर टॉप मोस्ट पॉइंट है a, तो यहाँ पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी। कहने का मतलब है ये वाला जो पार्ट है दिस इज हाफ ऑफ रेंज, मतलब ये रेंज का आधा पार्ट है। इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल दिस एज P एंड दिस इज O, ठीक है। सो OP जो होगा आपका, दिस इज 1/2 इंटू रेंज। अब OP क्या है? OP है आपका दिस इज L/8 एंड दिस इज योर L। ये L है तो ये भी L होगा। तो ऑब्वियसली मैं इसको निकालने जा रहा हूं यहां से, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहां पर, और आई कैन से दैट दिस डिस्टेंस इज, लेट्स कॉल दिस एज इनिशियल पॉइंट। व्हाट डू वी कॉल इट? ये वाली डिस्टेंस देखो क्या होगी? L cos थीटा होगी। इसमें से मैं L/8 माइनस कर दूं तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, यही तो है ये OP। तो दिस इज L cos थीटा माइनस L/8, ठीक है। समझ में आया कैसे? देखो ये वाली डिस्टेंस, दिस इज L cos थीटा, और ये डिस्टेंस L/8 है, तो OP जो होगा दैट इज L cos थीटा माइनस L/8, ये वाली डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ इंटू रेंज। रेंज क्या होगा? रेंज होता है आपका v स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g, ठीक है। अब सबसे पहले अल्फा और थीटा में रिलेशन लिख लेते हैं। अगर ये अल्फा है तो दिस इज योर 90 माइनस अल्फा, ठीक है, क्योंकि यहां तक तो स्ट्रिंग से अटैच था, यहां तक सर्कुलर मोशन करेगा वो, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी वेक्टर इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो दिस इज योर 90 माइनस अल्फा, सो दिस इज योर अल्फा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, इसको हमने थीटा माना है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, अगेन थीटा के टर्म्स में लिखो। सो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो इस रिलेशन को मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, L cos थीटा माइनस L/8 इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन g, ठीक है। L cos थीटा माइनस L/8 इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 180 माइनस 2 थीटा इज हाउ मच? ये हो जाएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप एक लाइन और लिख लो इसको, फाइनली वी स्क्वायर अपॉन 2g साइन 180 माइनस 2, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया पहला रिलेशन अपना v का। अब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है पॉइंट O और ये वाला पॉइंट, कुछ इनिशियल पॉइंट इसको मान लो, दिस इज O, दिस इज P, सो लेट सपोज दिस इज एज Q पॉइंट बिटवीन Q एंड O,
ठीक है, तो हाफ एम यू स्क्वायर हमें यू ही निकालना है, तो हमें यू की वैल्यू तो लिखनी होगी। हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ, मैं बेसिकली ई इनिशियल को ई फाइनल लिख दे रहा हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन है यहाँ पर। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे हाफ एम वी स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जरा देखो कितना है, ये डिस्टेंस एल है और ये डिस्टेंस कितनी, एल साइन थीटा प्लस एम जी एल प्लस एल साइन थीटा। ठीक, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई u और v में। अब हमें तीसरी इक्वेशन जो लिखनी है वो लिखनी है इस पार्टिकल की यहाँ पर सर्कुलर मोशन की इक्वेशन। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर था, यहाँ तक तो सर्कुलर मोशन किया, तो अगर आप इसमें टेंशन T लिखो, एम वी स्क्वायर बाई एल इधर कर रहा होगा और ये इसका v था। ठीक है, और एम जी नीचे लग रहा था। ठीक है, नाउ यू ड्रॉ एफ बी डी, दिस इज योर थीटा एंड दिस इज योर 90 माइनस थीटा। सो आपका बनेगा T प्लस एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, स्ट्रिंग के लॉन्ग में लिखना हूं, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। अब क्योंकि यहां पर एट दिस पॉइंट, दिस इज योर ओ पॉइंट, एट पॉइंट ओ सर्कुलर मोशन बंद हो जाता है, मतलब स्लैक कर जाती है स्ट्रिंग, तभी तो प्रोजेक्टाइल की तरफ फॉल करेगा। एट पॉइंट ओ टी इज इक्वल टू 0, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए टी इक्वल टू 0, तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल आ जाएगा। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी जी एल साइन थीटा। ये थर्ड इक्वेशन, इसको पहले में डाल दीजिए यहां पर। ठीक है, तो वहां से थीटा आ जाएगा, पुट 3 इन फर्स्ट। कैसे देखो, एल कॉस थीटा माइनस एल बाई 8 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g। वी स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, जी एल साइन थीटा अपॉन 2g साइन 2 थीटा। ठीक है, तो g से g कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो जाएगा, यहां से आप थीटा सॉल्व कर सकते हो। cos थीटा माइनस 1/8 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा यहां हो जाएगा, कॉस थीटा है ही, तो यू कैन सॉल्व फॉर थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो कॉस में ये इक्वेशन बन जाएगी, दिस इज कॉस थीटा माइनस 1/8 इज इक्वल टू कॉस थीटा टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आप इसको कॉस में सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व फॉर थीटा, जब आपका थीटा आएगा तो यू कैन पुट दैट थीटा हियर इन इक्वेशन 2 to find u square, put theta and v square is equal to gl sin theta to find u। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेना, u यहां से निकल आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन में v डालो, थीटा डालो तो u आ जाएगा। ठीक है, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस
mg l प्लस l साइन थीटा। ठीक है, इसमें डालो और आंसर आ जाएगा, सॉल्व फॉर यू। ठीक है, सो प्लीज गिव इट अ ट्राई। बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करने लगूं, तो प्लीज आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप का तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया भी है, एक पार्ट किया है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है प्रॉब्लम में कि स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m इज केप्ट एट हाईएस्ट पॉइंट इन अ स्पेस बिटवीन टू फिक्स्ड कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स a एंड b। इन दो स्फीयर के बीच में एक छोटी सी स्फेरिकल बॉल को रखा जाता है। स्मॉल स्फीयर a हैज अ रेडियस r एंड द स्पेस बिटवीन टू स्फीयर्स हैज अ विड्थ d, इसकी विड्थ d है। ठीक है, ऑल सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस, ऑल सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस। ठीक, द बॉल इज गिवन अ जेंटल पुश टुवर्ड्स द राइट इन फिगर। ठीक है, इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया था, मतलब रेस्ट से रिलीज कर दिया था, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक स्फीयर के ऊपर से एक छोटी बॉल को डिस्प्लेस करते हैं तो थोड़े थीटा पे जाके वो सेपरेट हो जाती थी। ठीक है, द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ बॉल एंड द अपवर्ड वर्टिकल इज डिनोटेड बाय थीटा। ठीक है, express the total normal reaction force exerted by sphere on ball A as a function of angle theta. Let Na and Nb denote the magnitudes of normal reaction forces on ball exerted by sphere A and B. ठीक है, ये Na exert करेगा, ये Nb exert करेगा बॉल पे। कब कौन क्या करेगा? अच्छा, इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात यह है कि लिखा है द बॉल हैज अ डायमीटर वेरी स्लाइटली लेस देन d, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप ये रिलेशन लिख सकते हो कि r प्लस डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ आउटर स्फीयर। ठीक है, डाया ऑफ b इज इक्वल टू r प्लस डी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और बॉल जस्ट जब इसके कांटेक्ट में है तो जस्ट इससे कांटेक्ट में नहीं होगी, इसका ये मतलब है स्लाइटली ज्यादा है उससे, उसका डायमीटर। तो अभी क्या होगा, जब इससे रिलीज करोगे तो सबसे पहले जब इस पे कांटेक्ट में रहेगी तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली बॉल is in contact with sphere A के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, देखिए स्फीयर ए के साथ इनिशियली कांटेक्ट में है, ये आगे स्लाइड करना शुरू करेगी, एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके ये सेपरेट हो जाएगी। वो एंगल क्या होगा, वो एंगल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, यहां से डिस्प्लेस होना शुरू होती है, इस पर्टिकुलर एंगल पे जाके सेपरेट हो जाएगी, लेट दिस बी थीटा। तो आप क्या करते थे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते थे। यहाँ पे 0 की स्पीड है, यहाँ पे v की स्पीड है, तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर कर दो तो हाफ वर्क डन, ये वाला डिस्टेंस अगर r है, दिस इज d बाई 2। ठीक है, और हाँ बॉल का डाया ऑफ बॉल इज इक्वल टू d। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक की, दिस इज r प्लस d बाई 2। सिमिलरली ये भी इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक की डिस्टेंस r प्लस डी बाई 2 होगी। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो एनर्जी कंजर्वेशन ई आई इज इक्वल टू ई एफ करोगे अगर, ये मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो इसे क्लास लेक्चर नोट्स में, वहां से देख लेना आप। ठीक है, किस थीटा पे जाके सेपरेट होता है। तो ई इनिशियल क्या है, हाफ एम 0 स्क्वायर प्लस एम जी, इसको रेफरेंस ले लो। अगर ये r प्लस डी बाई 2 है तो ये r प्लस डी बाई 2 कॉस थीटा होगा, r प्लस डी बाई 2 का टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। ये r प्लस डी बाई 2 पूरा है। ठीक है, और इसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो, इसका कॉस थीटा। ठीक, इज इक्वल टू फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक,
ये आपने लिख दिया, इस एंगल पे ये सेपरेट हो जाएगा इस थीटा पे, मगर इस पॉइंट पे अभी एक इक्वेशन आपको और लिखनी पड़ेगी। इस पे आपको देखो क्या क्या, इस पे मान लो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, ये mg लग रहा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और mv² भी इसका बाहर की तरफ है। अब यहाँ पे जस्ट सेपरेट हो रहा है, तो एट पॉइंट, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया, सॉरी ए नहीं मान सकते, ए तो स्फीयर का नाम है, पी से ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज क्यू, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। तो एट क्यू नॉर्मल रिएक्शन Na की वैल्यू जस्ट 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, किसी भी पॉइंट थीटा पे n प्लस mv² r इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा। अच्छा, r कितना होगा, r की वैल्यू क्या होगी, r प्लस d/2, ठीक है। अब अभी ये चीज हटा दो, ये हमारी जनरल इक्वेशन है, n प्लस mv²r, Na लिखो इसे, Na प्लस mv²r इज इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है। r की वैल्यू इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर दो, Na की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा माइनस mv²r प्लस d/2। यहां से आप दूसरा रिलेशन लिख सकते हो v और थीटा में, ठीक है। और एट, अब लिखो एट q Na इक्वल टू 0, इसका मतलब mg cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू mv²/r प्लस d/2। तो वही अपना पुराना आंसर, इसका क्या होता था, cos थीटा की वैल्यू आती थी 2/3, तो सॉल्व करने पे आएगा cos थीटा की वैल्यू, ये आपको रटा होना चाहिए, मतलब थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 पे जाके ये सेपरेट हो जाता था, ठीक है, सेपरेशन एंगल। अब नॉर्मल रिएक्शन यहां पे जाके 0 हो जाएगा। इनिशियली क्या होता था नॉर्मल रिएक्शन, ये आप यहां से निकाल सकते हो, n की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, ये mv² की वैल्यू, mv² की वैल्यू अगर आप इसमें डाल दो, ये मैं डायरेक्ट एक जनरलाइज फार्मूला भी लिखना चाह रहा हूं कि n की वैल्यू क्या होती है, mg cos थीटा माइनस mv²/r प्लस d/2। तो mv² की वैल्यू मैं यहां से लिख देता हूं, ठीक है, Na इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा माइनस इस mv² को मैं यहां से लिख रहा हूं, mv² को मैं लिखूंगा 2mg r प्लस d/2 1 माइनस कॉस थीटा, 2mg 1 प्लस r प्लस d/2 1 माइनस कॉस थीटा, 2mg r प्लस d/2 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन r प्लस d/2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और Na की वैल्यू हो जाएगी mg cos ऑफ थीटा माइनस 2mg cos थीटा। कुछ गलती हो रही है क्या, is there some mistake, let me check। Na प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है, r की वैल्यू r प्लस d/2 है, तो Na की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा माइनस mv² r प्लस d/2, ठीक। mv² की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ
एम जी आर प्लस डी बाई टू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 एम जी आर प्लस डी बाई टू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगी। सॉरी, दिस इज नॉट कॉस थीटा, दिस इज 2 एम जी माइनस 2 एम जी माइनस एंड प्लस 2 एम जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 एम जी कॉस थीटा माइनस 2 एम जी, तो ये हो जाएगा एम जी 3 कॉस थीटा माइनस 2। ये एन ए का रिलेशन है थीटा के साथ। तो एट थीटा इक्वल टू 0 एन ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वो होगी कितनी? एट थीटा इक्वल टू 0 एन ए की वैल्यू हो जाएगी एम जी, और थीटा की कॉस इनवर्स 2/3 पे 0 हो जाएगी एन ए की वैल्यू। ठीक है, मतलब जब कॉस इनवर्स 2/3 थीटा होगा तब ये सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद ये 0 रहेगी एन ए की वैल्यू। तो एन ए का अगर आप ग्राफ बनाओ तो दिस इज कॉस थीटा से हमें बोला गया है क्वेश्चन में, सो दिस इज 2/3, दिस इज 1, इनिशियली 1 है, बाद में कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 होती है, बाद में ये 0 होगी, और बाद में कुछ -1 जो भी मान लो। तो इनिशियली एन ए की वैल्यू है 3 टाइम्स एन ए की वैल्यू इनिशियली एम जी है, मतलब कि मैक्सिमम है ना, नॉट एम जी। कॉस थीटा की वैल्यू 0 डालो, हाँ, तो 3 - 2 इज 1 एम जी। ठीक है, तो जब थीटा की वैल्यू 0 डालोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी, मतलब जब 1 है तो एन की मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, और 2/3 पे 0 हो जा रही है, तो ये ग्राफ आएगा आपका लीनियर। ठीक है, एन ए का ग्राफ। अब क्या होगा, जब यहां से सेपरेट होता है ये, तो जैसे ही ये सेपरेट हुआ वैसे ही बड़े स्फीयर से कांटेक्ट में आ जाएगा, वैसे ही बड़े से स्फीयर से कांटेक्ट, यहाँ पे जैसे ही सेपरेट होगा तुरंत ये बड़े स्फीयर से कांटेक्ट में आ जाएगा। अब इस पे आप इक्वेशन लिखोगे वही सारी, सेम सॉल्विंग आप इसके लिए करोगे। अब आफ्टर दैट इट कम्स इन कांटेक्ट विथ सेकेंड स्फीयर। ठीक है, मतलब ये छोटा स्फीयर था, इससे ये बड़ा स्फीयर है, यहाँ से गिरा और ये जस्ट इससे कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसकी इक्वेशन आप लिखो, ये थोड़ा सा रफ डायग्राम हो गया है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो जैसे ही फर्स्ट से सेपरेट होगा, क्योंकि उसका डाया जस्ट अबाउट दोनों के बीच में है, तो वो जस्ट सेकंड स्फीयर से कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब आप सेकंड स्फीयर के लिए इक्वेशन लिखोगे, इस पे किसी भी इक्वेशन में इसमें n की डायरेक्शन इधर होगी, mg इधर होगा, और mg को रिजॉल्व करो। ठीक है, माइंड यू थीटा आपका यहीं से लोगे आप वर्टिकल से ही, ठीक, वर्टिकल से ही थीटा लोगे आप। अगेन ये वाली डिस्टेंस r प्लस डी बाई टू होगी, अब ये एन बी हो जाएगा। अब इक्वेशन बनेगी, अब आपका ये थीटा है, ठीक है, तो दिस इज योर थीटा एंड दिस इज एम जी इज अलोंग दिस एंगल। सो ये वाला एंगल भी आपका, ध्यान से देखो इसको, इफ दिस इज योर थीटा, सो दिस इज योर थीटा, ये वाला बड़ा वाला एंगल थीटा होगा आपका, ये वाला एंगल
थीटा। ठीक है, तो आप लिखोगे एन बी प्लस एम जी कॉस थीटा। अब थीटा बड़ा है तो ये माइनस में आ जाएगा, कॉस थीटा, थीटा एक्चुअली, अब या आप इसमें कंफ्यूजन है तो इसको इस तरह बना लो, अभी कॉस 2/3 से ज्यादा बनाना है अपने को। जस्ट अ मिनट, हम लोग मान लेते हैं कि यहां कहीं सेपरेट हुआ था। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन बना लेते हैं, एम जी, दिस इज योर एन बी और दिस इज योर एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो एन बी, दिस इज योर थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, आर की वैल्यू अगेन आर प्लस डी बाई टू होगी, तो एन बी की वैल्यू हो जाएगी एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस डी बाई टू माइनस एम जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक, अब अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम तो आपका सेम इक्वेशन बनेगी, फिर से वही वाली इनिशियल पोजीशन से, वो ये, वेयर इज आवर वर्क एनर्जी थ्योरम इक्वेशन, दिस वन। ठीक है, हाफ एम जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी प्लस आर, ये वाली इक्वेशन सेम रहेगी अपनी, हम लोग इनिशियल पोजीशन से ही लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट मैं एज इट इज लिख दे रहा हूं, तो ये बनेगी अपनी एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम जी आर प्लस डी बाई टू आर प्लस डी बाई टू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये इसमें डाल दो, तो एन बी की वैल्यू हो जाएगी टू एम जी वन माइनस कॉस थीटा माइनस एम जी कॉस ऑफ थीटा। तो ये देखो कितना होता है, टू एम जी माइनस टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा माइनस थ्री एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉमन ले लो तो टू माइनस थ्री कॉस थीटा होगा। अब कॉस थीटा 2/3 से पहले तो ये जीरो होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ जब बनाओगे आप, जब कॉस थीटा 2/3 से बड़ा था 1 तक, यहां तक तो जीरो आएगा, यहां तक जीरो होगा। ठीक, और इसके बाद ये अचानक से बढ़ने लगेगा। सो एट थीटा इक्वल टू जीरो इसकी वैल्यू जीरो होगी, एनबी की वैल्यू। ठीक है, या मतलब कि यहां से लेके यहां तक एट थीटा इक्वल टू जीरो एनबी इक्वल टू जीरो, क्योंकि उससे तब कांटेक्ट में था ही नहीं। एनबी ग्रेटर देन जीरो आफ्टर कॉस थीटा इक्वल टू 2/3, मतलब 2/3 के आगे ये जब थीटा इससे कम होना शुरू होगा, थीटा ज्यादा शुरू होगा या कॉस थीटा 2/3 से कम होगा, तब इससे कांटेक्ट में आएगा, तब एनबी शुरू होगा। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू आप इसमें पाई/2 डालोगे या थीटा की वैल्यू पाई डालो, थीटा की वैल्यू पाई, एन बी इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एम जी। ठीक है, कॉस थीटा जब -1 होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये मैक्स है, तो मैक्स की वैल्यू 5 एम जी ऐसे हो गई, दिस इज 5 एम जी। ये ग्राफ ऐसे बनेगा। उसका ग्राफ कैसे था, ऐसे था, मतलब वो इनिशियली बढ़ के घटता हुआ आया था, फिर जीरो हो गया था, ये शुरू में जीरो था, उसके बाद बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो दिस इज योर रिलेशन फॉर एन बी एंड एन ए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक पार्ट आप लोगों ने क्लास नोट्स में डिस्कस किया, दूसरा पार्ट ये है इसका। ठीक है, तो बेसिकली आप एन ए एन बी निकालो, फिर वो वाली कंडीशन लगा दो किस एंगल पे सेपरेट होता है, उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर दो, तो वो थीटा आ जाता है कॉस इनवर्स 2/3। बट बेसिक आपकी दो इक्वेशन है, वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन और एक वहां पर
नॉर्मल मोशन की इक्वेशन, तो उससे आपका नॉर्मल का रिलेशन आ जाएगा एनबी का, ठीक है। दिस इज योर एनबी एंड दिस इज योर कॉस ऑफ थीटा। चाहे तो आप एनबी वर्सेस थीटा भी बना सकते हो इसको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये फेयरली इजी क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायरेक्शन अंडर, ये रिलेशन आपको दिया है। सो टी माइनस थ्री को एक तरफ कर लेना, इक्वल टू रूट एक्स कर लेना, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। अब यहाँ से कई सारी चीज़ें आपसे निकलवाएंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, सबसे पहले वेलोसिटी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 6, तो v इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 3। अब आप निकाल लो डिस्प्लेसमेंट क्या है t इक्वल टू 3 पे, x एट t इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, तो 0 आ गया। ठीक है, ये देख लो एक बार मैंने ठीक किया है कि नहीं, t इक्वल टू 3, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0 एंड वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट टी सेकंड्स, तो ये पूरा काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको काइंडली आप प्रैक्टिस कर लेना और आंसर बता देना, ठीक है। ये 1979 में आया था। बेसिक आपको जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए हैं, तो एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना। कोई प्रॉब्लम आती है तो वी विल डिस्कस अगेन, आप कमेंट करके बता देना। और अभी कुछ क्वेश्चंस और हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। चलो फिर, टेक केयर, बाय बाय।